न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो गए, चुनाव के नतीजे आ गए। ममता दीदी एक बार फिर से शपथ लेने जा रही हैं मुख्यमंत्री पद की, और इसकी भी जानकारी आ गई है। लेकिन कल से कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, वो परेशान कर रही हैं, वो चिंता पैदा कर रही हैं, और उससे ऐसा लग रहा है कि बंगाल अब बदलापुर जैसा हो गया है। क्योंकि बंगाल की जो तस्वीरें ये आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बंगाल में बदले का एक दौर शुरू हो गया है। हिंसा का एक नया दौर शुरू हो गया है। मारपीट, घर में घुसकर हंगामा करना, बमबाजी करना, खुलेआम सड़क पर निकलकर हाथ में लाठी डंडे लेकर गुंडागर्दी करना, इसकी आजादी कुछ लोगों को मिल गई है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। एनके सिंह सर है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। सुबीर भौमिक साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी स्वागत है। माधवी अग्रवाल बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। बादल देव नाथ नेता टीएमसी से हमारे साथ हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सुबीर भौमिक साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं बंगाल की, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे, और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन ये सुनिश्चित करेगा कि पश्चिम बंगाल की ऐसी तस्वीरें ना हो जो दिखाई दे रही हैं कल से चुनाव के नतीजा आने के बाद से? ये शायद आरामबाग का तस्वीर है। यहाँ तीन चीज हम कहेंगे। एक तो ये कि इस तरह का एक भी घटना नहीं होना चाहिए आइडियली, और क्योंकि अभी तक नया सरकार ने शपथ नहीं लिया है, प्रशासन के तरफ से पुलिस को जो कार्रवाई करना है पुलिस को करना चाहिए, बट सब पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको अपने जो कार्यकर्ता है उन पर रोक लगाना चाहिए। उनको स्पेसिफिकली, जैसे कि कोविड के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप प्रशासन का मदद करें कोविड की लड़ाई में, उसी तरह से यह भी देना है कि साहब कोविड के खिलाफ लड़ाई करें, आपस में लड़ाई नहीं करें। जो होना था, शिकायतें बहुत है, वो सब लेकर चर्चा करने का वक्त अभी नहीं है। सुबीरदा, लेकिन सवाल यह है कि इस हिंसा पर, इस आगजनी पर, इस मारकाट पर, इस रक्त चरित्र पर जो बादल देव जी से मैं सवाल पूछ रहा हूं, तो ये कह रहे हैं इसका जवाब अमित शाह से लीजिए। नहीं, अमित शाह से तो तब जवाब लेंगे जब ये यहाँ प्रेसिडेंट्स रूल होगा, बट यहाँ अभी अमित शाह से जवाब लेने का कोई गुंजाइश तो है नहीं। किसकी जिम्मेदारी बनती है सर? नहीं, कौन जवाब देगा? कौन जवाब बनेगा? क्यों? अरे साहब, मेरा बात तो सुनिए ना, इतना सवाल भी मत पूछिए। हमको पता है आप सवाल क्या कर रहे हैं। यहाँ साफ जवाब यही है कि स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जहाँ इस तरह के हरकत हो रहे हैं वहाँ शक्ति से पेश आना पड़ेगा, स्टेट पुलिस को यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अब एक ट्रांजिशनल फेज है, तो ये ट्रांजिशनल फेज में पार्टीज का जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि ये ट्रांजिशनल फेज है, और प्रशासन भी उतना मतलब फर्मली होना तो नहीं चाहिए। जो डीजी पुलिस है उनको अपना कार्रवाई करना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को अपना कार्रवाई करना चाहिए, बट ये जरूर है कि जो पार्टीज के अध्यक्ष हैं, लीडर्स हैं, उनको अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं उन पर रोक लगाना पड़ेगा। और रोक कैसे लगेगा? लेकिन सुबीरदा, लगेगा कैसे जब बादल देवनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने ये किया, बीजेपी के नेताओं ने वो किया, और उसके बाद तो ये होना ही था। तो फिर जब नेता ही खुद ऐसे और नेशनल टेलीविजन पर बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो जब कैमरा ऑफ होता होगा तो उनकी मानसिकता, उनकी बातें, वो क्या करते होंगे, उसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है ना सर? नहीं, बादल देवनाथ इतना बड़ा नेता नहीं है कोई तृणमूल का जो सीनियर लीडर्स हैं उनको इस विषय में कार्य करना पड़ेगा। बादल देवनाथ जिस लेवल के लीडर हैं, इस लेवल पे पैशन हाई रहता है। और तो बादल देवनाथ जिस लेवल के लीडर हैं, ऐसे लीडर्स को क्या सर ये अनुमति होती है पार्टी की तरफ से कि आप बैठकर उकसा दीजिए और उसके बाद वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी संभालनी है, ये कहकर हम निकल जाएंगे पल्ला झाड़कर? नहीं, पल्ला झाड़ के निकलने का सवाल नहीं है, बट इतना भी नाइव मत होना जरूरी नहीं है। देखिए, हम जानते हैं बादल देवनाथ किस लेवल के लीडर हैं, इस लेवल पे पैशन थोड़ा हाई रहता है, बट यहाँ सीनियर लीडर्स का फर्ज बनता है, ये फर्ज बनता है, हम फर्ज की बात कर रहे हैं कि सबको कंट्रोल किया जाए। ठीक है सर। और क्लियरली डाउन द लाइन एक कमांड एंड कंट्रोल चेंज जो है उसके तहत हर पार्टी में होता है। हर पार्टी के अपने स्टेट कमेटी होते हैं, उसके नीचे डिविजनल कमेटी होता है। आपकी बात समझ में आती है सुबीर जी, आपकी बात समझ में आती है। एनके सिंह सर, अगर बादल देव जी किसी भी लेवल के नेता हों, वो टीवी पर बैठकर पार्टी का पक्ष रखते हैं,
अगर बादल देव जी जैसे लोगों पर पार्टी का कंट्रोल नहीं है, या बादल देव जी जैसे नेताओं को यह नहीं पता है कि पार्टी किस लाइन पर चल रही है, किस लाइन पर पार्टी की बातों को रखना है, तो फिर बाकी नीचे के जो कार्यकर्ता हैं वो तो इसी तरीके से घूमेंगे खुलेआम, उन्हें जो मन में आएगा वो करेंगे। उनको पता है कि हमारी सरकार है, कानून हमारे हाथ में है। नहीं, कोई कानून किसी के हाथ में नहीं है। नहीं, ये सवाल मेरे एनके सिंह जी से है, एनके सिंह जी से है। सुबीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुबीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बादल देवनाथ जी से उन्होंने ममता जी से बात नहीं किया होगा आने के पहले, लिहाजा पार्टी का व्यू ये गैप है। जो स्टूडियो डिस्कशन कराते हैं उसमें एक अजीब सी दिक्कत आती है कि जो व्यक्ति बैठता है, सच पूछिए तो उसको पार्टी का सरपैर भी नहीं मालूम होता। मुश्किल ये है कि पैशन हाई है और बादल देवनाथ जी को इतना जोर से बोलना पड़ेगा ताकि वो अस्तित्व में रहे, ममता बनर्जी की नजरों में आए। ये हमारा फॉर्मेट है, इसलिए बादल देवनाथ जी इरेशनल भी बोल रहे हैं तो उसके पीछे भी उनका लॉजिक है, लेकिन ये उनके व्यक्तित्व के लिए अच्छा नहीं है। बादल देवनाथ जी भविष्य में बड़े नेता बनेंगे, कम से कम रेशनली बोले, इरेशनल ना हो, तो कम से कम उससे इमेज अच्छी होगी और पार्टी। सर एक बात ये है कि आप और हम समझ रहे हैं कि कौन कितना बड़ा नेता है, लेकिन जो दर्शक है, जो फॉलोअर्स हैं, जो बादल देव जी के फॉलोअर्स हैं पश्चिम बंगाल में, जो लोग इस वक्त न्यूज नेशन देख रहे होंगे या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, वो तो यही समझेंगे ना कि बादल देव जी जो बोल रहे हैं वही टीएमसी सोच रही है। और सोच क्या रही है सर? तस्वीरें जो दिखाई दे रही है वो तो तस्वीरों में तो साफ पता चल रहा है ना कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सिंपल सी बात है कि वो चूंकि रिफ्लेक्ट करते हैं, विद्या इसी पे मैं आ रहा हूं, चूंकि वो पार्टी व्यू रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि सारे बड़े नेता नहीं आ सकते, तो पार्टी के लीडरशिप को ये जरूरी है कि अपनी इमेज के लिए नेताओं को ब्रीफ करे, हर सवेरे ब्रीफ करके भेजे कि आज आपको क्या बोलना है। आज अगर हिंसा हो रही है और बादल देवनाथ जी कह रहे हैं कि गृह मंत्री से पूछिए, इतना ऊट पटांग बोल रहे हैं, तब फिर ममता बनर्जी की पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट करता है और मेरे ख्याल से ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए बादल देवनाथ जी को लीडरशिप को चाहिए कि समझाए कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। वही सुबीर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बादल देवनाथ जी का जो भी स्टेचर हो, लेकिन वो कम से कम ये पता करके आए कि आज क्या बोलना है। जी हो गया सबका। नहीं, बाकियों का तो हो गया बादल देवनाथ जी, आप लोगों का हो गया कि नहीं होगा ये बता दीजिए, क्योंकि अब तो चुनाव हो गया ना। अब इस तरह की हिंसा का क्या फायदा है? जिसको वोट देना था वो वोट दे चुके हैं भाई। बैठिए बैठिए बैठिए, सुन लीजिए कितना बड़ा कौन कितना बड़ा है। जब किसी को बैठा के कोई बोलेगा, सुधीरदा जैसा लोग जब बोलेगा जो बादल देवनाथ कितना बड़ा लीडर है, तो मैं जब सुधीरदा को पूछूंगा, सुधीरदा आप कितना बड़ा पत्रकार है? नहीं, उस पे तो पर्सनल मत होइए। उनके कहने का मतलब ये है कि क्या ममता बनर्जी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक है, अगर नहीं है तो वो भी आप क्लियर कर दीजिए कि भाई मैं एक पैनलिस्ट हूं और पैनल में आकर मैं बोलता हूं, इसकी इजाजत मुझे पता है। देखिए मैं 2 महीने बंगाल रहकर आया हूं, मैं 2 महीने बंगाल रहकर आया हूं बादल देवनाथ, इसलिए मुझे पता है कि आपकी पार्टी का स्ट्रक्चर क्या है, कौन लोग पैनल में बैठते हैं और कैसे बैठते हैं। इसलिए मैं ये जानता हूं कि अगर आप बैठे हुए हमारे पैनल में तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठे हुए हैं और जो भी आप कहेंगे वो जिम्मेदारी के साथ कहेंगे। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस हिंसा की जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है क्या? क्या आपकी पार्टी की नहीं बनती है क्या? पहले तो अपमान किया, उसके बाद फिर जवाब मांगे, तो अपमान का तो आंसर आपको लेना पड़ेगा 1 सेकंड में। ब्रेक के बाद जब अपमान किया सवाल करके बाद, उसके बाद तो आंसर आपको लेना पड़ेगा। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये सुबीर दादा ने बताया। सुनिए ना, मेरा दिमाग भी ठंडा है, मैं गर्म नहीं हुआ। मैं माइथोलॉजी के स्पेशलिस्ट लोग कहते हैं, मैं LLB किया, M.Com किया, B.Com भी किया है। और मेरा देखिए पूरे सम्मान और पूरी इज्जत के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि आप पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, इसलिए आपको हमने बुलाया है, इसलिए आप पैनल में बैठे। उसके बाद बोल लीजिए जल्दी से, उसके बाद माधवी के पास जाऊंगा, बहुत देर से इंतजार कर रही है वो। जाइएगा, मेरे पीछे देखिए, मैं 7, 8, 9 राज्यों से 75 को पुरस्कार मिला है। मैं जानता हूं आपको बादल देवनाथ, मैं जानता हूं आपको। सामाजिक कार्यों के लिए पूरे देश में 18 साल से 75 को पुरस्कार मिला है। I know you, मैं जानता हूं आपको, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मेरा 6 डिग्री है। I know, मैं जानता हूं सर। जवाब दीजिए मेरे सवाल का। टीवी पर आपको पता है कि एक सेकंड कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना कीमती होता है। यूनिवर्सिटी में
बहुत सारे यूनिवर्सिटी के दर्शन के ऊपर पॉलिटिकल साइंस को मैं भाषण देता हूँ सर ये कोई नहीं पूछ रहे आपसे, और ये सब लोग जानते हैं कि अगर पार्टी की तरफ से आप बैठे हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं। बादल देवनाथ जी, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है सर, जवाब दीजिए, जिम्मेदारी लेते हैं, ये जो घटनाएं घट रही हैं। मैं कह रहा हूँ मेरा डेजिग्नेशन एक बार जान लीजिए, मैं कितना बड़ा हूँ और कितना छोटा हूँ। सर मैं जानता हूँ, इसीलिए आपको हमने पैनल में बुलाया है, मैं जानता हूँ इसलिए पैनल में बुलाया। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, नहीं तो मुझे दूसरे मेहमान के पास दीदी जाना को एक पड़ेगा। बार बादल पूछ दीजिए लीजिए, प्लीज। मैं ठंडे जवाब दूंगा, एक लाइन जवाब दूंगा, एक लाइन। एक बार दीदी को पूछिए, बादल देवनाथ और जब भाजपा में जब था, जो 2 बार का अध्यक्ष, 1 बार का जनरल सेक्रेटरी, 9 स्टेट का कन्वीनर, जब भाजपा में था 10 साल ये आप लोग जब डिबेट खत्म हो जाए तो सुबीर दादा और आप लोग बात कर लीजिएगा प्लीज, आप लोग सुबीर दादा और आप लोग बात कर लीजिएगा, अभी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, देखिए टाइम खराब हो रहा है। पूछिए ना, जब भाजपा में था 10 साल पहले, तब किसी से कुछ लेता हूँ कि नहीं? ना मैं देता हूँ सर, मुझे सवाल का जवाब दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सवाल का जवाब दीजिए, नहीं तो मैं माधवी के पास चला जाऊंगा। कितना बहुत टाइम बड़ा खराब हो रहा है सर। ये बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को उतना बड़ा लीडर बोलने का मतलब है किसी को डायरेक्ट अपमान करना। बिल्कुल अपमान नहीं, अगर आपका अपमान हुआ है तो उसके लिए मैं माफी मांग लेता हूँ। आगे बोलिए, चलिए सर। जब चैनल में जब अगर मेरे पैनल से किसी ने भी कुछ अगर बोला है, आपको बुरा लगा है, तो उसके लिए मैं माफी मांग लेता हूँ, लेकिन इन तस्वीरों के लिए आप माफी मांग लीजिए, जो पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखाई दे रही है, उसके लिए जिम्मेदारी ले लीजिए। नहीं, बुरा नहीं लगता है, भाजपा के लोग तो गाली देता है, बुरा क्यों लगेगा? किंतु सुबीर दादा भी भाजपा के हो गए क्या? पड़ेगा। सुबीर दादा भी भाजपा के हो गए क्या? नहीं, सुधीर दा वरिष्ठ है, सुधीर दा को मैं जानता हूँ, सुधीर दा बहुत अच्छे है, पता नहीं क्या सुधीर दा बहुत अच्छे इंसान है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा ये सब इन बातों से निकल जाइए। माधवी अग्रवाल, लेकिन मैं जब पश्चिम बंगाल घूम रहा था, माधवी अग्रवाल 2 महीने रह के आया हूं मैं चुनाव के दौरान, तो बहुत सारे आपके नेता थे जो मुझे ऑफ कैमरा बात करते थे, ऑन कैमरा तो कोई नहीं बोलता था, लेकिन वो जानते थे कि चुनाव एक बार अगर खत्म हो गया और बीजेपी की अगर सरकार नहीं बनती है तो हालात खराब होने वाले हैं। क्या इस दिन का अंदेशा आप लोगों को पहले से था? आप लोगों को पहले से पता था कि अगर राज्य में सरकार नहीं बन पाती है बीजेपी की तो आप लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, आपके ऑफिस को जला दिया जाएगा, रहना मुश्किल कर दिया जाएगा पश्चिम बंगाल में? देखिए, मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे बेकार की बातें ज़्यादा हो रही है, काम की बात नहीं हो रही है। पहले तो वो धमकाते रहे, उसके बाद अपनी इतिहास ज्योग्राफी सारी बताते रहे, उन्होंने क्या एजुकेशन ली है। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे हमें अंदेशा की बात नहीं है। यहाँ पर बीजेपी जिस आवाज़ को उठाती रही है, जिसकी वजह से 150 पहले हमारे कार्यकर्ता मारे गए, उसके बाद फरवरी से लेकर अभी तक 50 कार्यकर्ता मारे गए, और कल बेलिया घाटा में एक मर्डर और हो चुका है जिसमें इजाफा ही हो रहा है। तो हमें अंदेशा ये था कि यहाँ की राजनीति जो रही है, जिस तरीके से लगातार विपक्ष के कार्यकर्ताओं को मारा जाता रहा है, अगर हार गए तो डेफिनेटली ऐसा होगा ही। तो ये अंदेशा तो था ही, क्योंकि यहाँ पे तो राजनीति का स्तर जितना गिरा हुआ है पूरे विश्व में कहीं नहीं गिरा हुआ है। और मुझे अफसोस होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि एक प्रवक्ता जो होता है वो अपनी पार्टी की जिम्मेदारी लेकर बात करता है टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि लाखों लोग उसको देख रहे होते हैं, इसीलिए एक जिम्मेदार काम है। और ऐसी स्थिति में ये बैठकर अगर ये बोलते हैं कि पहले गाली दी आपने, पहले दीदी को दीदी ओ दीदी बोला, तो अब आप लोग क्यों इस चीज के लिए विरोध कर रहे हैं? अफसोस होता है। आपने कितनी भी एजुकेशन ली हो, अगर इंसानियत नहीं है आप में तो आपकी सारी एजुकेशन बेकार है। आप ऐसी स्थिति में जहां पे लोगों को मारा जा रहा है, जो आपके पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं, मैं बार बार ये बात कर रही कि कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से, किसी दल से बाद में जुड़ा होता है, पहले वो देश का नागरिक होता है, प्रदेश का नागरिक होता है, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां के मुखिया की होती है, यानी मुख्यमंत्री की होती है। कल जब वो जीत गई है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के तौर पर या प्रशासन के तौर पर उनकी सरकार को लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। जब कोविड के लिए ऑलरेडी आंशिक यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर रैलियां निकाली गई, वहां पर प्रशासन खड़ा हुआ था, पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि यहाँ पर जमावड़ा जो है मना किया गया है, बाकायदा सारा नोटिस जो है आ चुका है, सर्कुलर जारी हो चुका है, उसके बावजूद इतनी भीड़ और रैलियां क्यों निकल रही है? प्रशासन वहां से उठ के चला गया, वहां खड़े हुए थे पुलिस प्रशासन, वहां से निकल गए, उन्होंने कोई आंसर नहीं किया, लेकिन उन्होंने उन लोगों को रोका भी नहीं। ना तो उनको कोविड के फैलने से कोई तकलीफ हो रही है, ना यहाँ के लोगों के मारे जाने से कोई तकलीफ हो रही है। लोगों के घरों में घुस के, आप देखिए घरों में घुस के, मेरे पास ऐसी फुटेज लगातार आ रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि इतने सारे लोगों के घर में घुस के आप लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आप लोग जिस तरीके से आगजनी कर रहे हैं, जिस तरीके से जवाब दीजिए सर, वाहनों को जला रहे हैं, ये क्या उचित है? ये कौन सा जश्न है? हम तो आपको बधाई दे रहे हैं कि आप जीत गए। बादल जी जवाब दे दीजिए प्लीज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। ये बताइए, आप पात्र हैं इस बधाई के? क्या बादल देव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बादल देवनाथ जी तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? आप सुन पा रहे हैं क्या बादल देव जी मुझे? हाँ चलिए, लगता है बादल जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, बादल देव जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं।
हाँ ठीक है, मैं सुबीर जा रहा भौमिक हूँ जी, उठ के, सुबीर भौमिक जी, क्योंकि वो दिमाग खराब कर दिया मेरा। हाँ, मुझसे पूछिए कोई सवाल। सुबीर जी, जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि सर ये अंदेशा पहले से था, हम लोग भी जब पश्चिम बंगाल में थे वहां पर भी हम लोगों को बहुत अलर्ट रह के काम करना पड़ता था, क्योंकि दिल्ली से जो मीडिया कर्मी गए थे उनको लेकर वहां पर बड़ी दूसरी तरह का माहौल भी था। दूसरी तरफ हम देखते थे कि वहां पहले एक हिंसा का दौर जो अलग तरीके से चल रहा था। अंदेशा इस बात का भी था कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, सत्ता परिवर्तन नहीं होता है पश्चिम बंगाल में, तो शायद ये होना ही है, और वो शुरू हो गया। तो सर अब ये जो बहकावे, खून, हिंसा की राजनीति है, ये कब तक चलती रहेगी पश्चिम बंगाल में? इस पर बहुत जल्दी काबू पाना पड़ेगा ममता बनर्जी को। वो शपथ लेने से पहले ही इस विषय में अपने कार्यकर्ताओं को कहें, हम ये आग्रह करेंगे उनसे, और वो 5 तारीख को शपथ लेने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बन जाती है तो पूरा जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि वो इस हालत को कंट्रोल करें। ये पॉलिटिकल वेंडेटा जो है, पॉलिटिकल वेंडेटा हो सकता है, बट पॉलिटिकल वेंडेटा को ताकत के साथ रोकना भी प्रशासन का काम होता है। और मैं इस मामले में मैं कभी पॉलिटिकल वर्कर रहा नहीं हूँ जी। हालांकि आपके चैनल में काफी लेकिन सारे आप तो इल्जाम, बहुत अच्छे कभी से हमको बंगाल को बीजेपी समझते बना हैं, दिया सुविधा। गया, कभी हमको तृणमूल बना दिया गया। पर सुनिए, ये एक चीज मैं जानता हूँ, किसी जमाने में फौज में था, उसके बाद पत्रकार बना हूँ, और बीच में थोड़ा पढ़ाया बड़ा ये तो होता है सर, हमारे साथ भी होता है। चक्कर ये है ना, टीएमसी से पूछ लूं तो बीजेपी वाला कह देते हैं, बीजेपी से पूछ लूं तो टीएमसी वाला कह देते हैं। इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है सर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा? लोग ये सोच रहे थे कि अब जो सरकार बनेगी, चाहे दीदी की सरकार बने सर या फिर बीजेपी की सरकार बने, कम से कम ये दौर खत्म होगा जो दशकों से चला आ रहा है। हमारी भी सुन लीजिए ना, सवाल बड़ा लंबा कर देते हैं आप, याद नहीं रहता है। ये सीधी सी बात है, इसको ये रुकना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल के लोगों ने किसी को अगर वोट दिया है, ये सब करने के लिए नहीं दिया है। साफ सीधा हिसाब है, जो भी पॉलिटिकल वजह होगा देने का, साथ साथ दूसरे एस्पिरेशंस है बंगाल के लोगों में। वो चाहेंगे कि यहाँ डेवलपमेंट हो, जो सोशल सेक्टर में काफी प्रोग्रेस हुआ है ममता बनर्जी के जमाने में, अब बिग टिकट इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो और लॉ एंड ऑर्डर रहे, पीसफुल माहौल रहे, क्योंकि पीसफुल माहौल नहीं रहेगा तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। एक बार ये नंदीग्राम सिंगूर का हवा छोड़ के 10 साल यहाँ कोई बिग टिकट इन्वेस्टर आया नहीं है। और आज के तारीख में मैं आपको बताता हूँ कि 12 लाख बंगाली बेंगलोर में बैठे हुए हैं, क्योंकि हम पढ़ने लिखने वाले हैं। यहाँ अगर नौकरी नहीं होगा तो बाहर चले जाते। ये बंगाल में जो भी शासन में रहा है, बहुत ये गर्व करने वाली बात नहीं है। ठीक है सर। और हम नहीं, यहाँ एक और चीज सुन लीजिए जी, एक और चीज सुन लीजिए। ममता जी से हम ये आग्रह करेंगे कि आप 10 साल पहले चुनाव जीत कर आए थे जरूर सिंगूर नंदीग्राम से, बट अब सिंगूर नंदीग्राम जो है थोड़ा कारपेट के नीचे छिपा दीजिए। इसको लेके हल्ला करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नंदीग्राम और सिंगूर बंगाल का जो इंडस्ट्रियल एस्पिरेशन था, ग्रोथ का एस्पिरेशन था, उस पर पानी फेरा। टाटा को आपने भगाया तो उसके चलते क्या हुआ? टाटा कहाँ चला गया? मोदी को जितना गाली दे दीजिए, वो गया क्यों गुजरा? इंट्रोस्पेक्शन करने का वक्त आ चुका है। और हम एक चीज जानते हैं, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक ट्रूथ टू पावर। जो भी पावर में होगा, आई डोंट केयर भाजपा, आई डोंट केयर तृणमूल, जो बोलना सीधा बोलेंगे। और बंगाली है, माइक के सामने खड़े होंगे तो सीधा बोलेंगे, साहब घबराते नहीं है किसी से, ये याद रखें। दीदी बंगाली है तो हम भी कोई कम बंगाली नहीं है, समझ गए? हाँ, ठीक सर। तो ये चीज साफ है कि ठीक है एनके सिंह सर, लोग ये सोच रहे थे पश्चिम बंगाल में कि दीदी ने 10 साल तक जो कुछ वहां पर किया है, काम किया है, विकास का काम किया है, या जो जिस तरह की योजनाएं वो लेकर आई हैं, तो शायद मुझे लगता है कि जो इस बार फिर से दीदी को पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली हैं, तो लोग यही सोच रहे थे कि पीछे जो काम छूट गया है वो काम शुरू होगा। लोगों ने तो ये सोचा भी नहीं होगा, जो आम लोग हैं पश्चिम बंगाल के रहने वाले, उन्होंने ये सोचा नहीं होगा, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कि एक बार फिर से अगर दीदी को लाएंगे तो ये दौर शुरू हो जाएगा।
यानी ये दौर चलेगा तो विद्या, कोई यहाँ इस इंडस्ट्री चुनाव में बनेगा। हर दूसरे आदमी ने ममता दीदी को वोट दिया है, लिहाजा एक्सपेक्टेशन तो हाई होंगे ही, और वायलेंस रोकना ये पहली शर्त है। हम सुबीर दादा लॉजिकल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है उनको अवॉइड करना चाहिए पर्सनल कमेंट, क्योंकि एक बार किसी ने उनको किया था तो हम सब लोगों ने ऐतराज किया, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, हमारे ऊपर कोई करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, लिहाजा पर्सनल जो कमेंट्स है इसको अवॉइड करना चाहिए। खैर, ये तो हम उससे बाद में ही बात कर लेंगे, लेकिन एक चीज है वो बिल्कुल सही है कि इस समय ममता, देखिए परमानेंट ब्यूरोक्रेसी जो होती है भारत के संविधान में, उनको जब ये आईएएस या सेंट्रल सर्विस के आते हैं तो वो एक दस्तखत करते हैं कि हम कानून व्यवस्था हम लॉ के अनुरूप काम करेंगे। हर आईएएस आईपीएस करता है, लिहाजा ये उनकी जिम्मेदारी थी, जिस जिले में हो रहा है वो सख्ती करे। और उसके अलावा इस समय टेक्निकली ममता बनर्जी गवर्नमेंट पे आ चुकी हैं, सारी चीफ मिनिस्टर की सुविधा उनको दे दी गई है, इस समय सारे अफसर वहां पहुंच चुके हैं, लिहाजा ममता बनर्जी को इमीडिएटली बहुत ही टर्स और क्लियर मैसेज देना चाहिए कि वायलेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड एट एनी कास्ट, बी इट टीएमसी वर्कर और एनीबडी एल्स। मेरे ख्याल से ये मैसेज अगर नहीं देती है तो ये जीत का जो उनका एक वो है, हम सब लोग को अच्छा लगा ये जीत हुई तो, लेकिन ये जो जीत हुई है ये उनके ऊपर एक ग्रहण का काम करेगी अगर ये वायलेंस जारी रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एनके सिंह साहब आपका, सुबीर भौमिक साहब आपका, और माधवी अग्रवाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बादल देव जी चले गए, बादल देव जी जब तक आप रहे हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातें रखी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।